तो चलो एक बात जैसे आपने बोली कि डॉक्टर, एक तो दवाइयां बीच में रुकी, तो पहला चीज तो व्यक्ति का जो है, जो ड्यूरेशन है ठीक होने का, वो बढ़ जाता है जी। दूसरा जो खर्चे हैं मेडिकेशन के, हाँ। दवाई लेने के, वो भी बढ़ जाएंगे, थोड़े से बढ़ी जाएंगे, थोड़ा सा खर्चा निश्चित रूप से बढ़ेगा, ड्यूरेशन बढ़ा है तो। तीसरा व्यक्ति का खुद का आत्मविश्वास कमजोर होता है। अगर इन चीजों को ले, डॉक्टरों का भी दोष देता है कि नहीं यार डॉक्टर ही गलत था, यार दवा दवाई नहीं हुआ है, नहीं सर, इसमें इस पे प्रभाव पड़ता है या नहीं? नहीं, इसमें मैं एकदम सिंपल उदाहरण से आप सभी को समझाना चाहूंगा कि जैसे मुझे बारीक अक्षर दिखाई नहीं देती, पास में जो रखी हैं तो चीजें दिखाई नहीं देती, तो मैंने ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट आई डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कहा भाई कि आपको चश्मा लगेगा, जब आप चश्मा लगाइए फिर आपकी आंखें, तो जब मैं चश्मा लगाता हूँ तो मुझे बारीक अक्षर भी अच्छे से पढ़ लेता हूँ, लेकिन जैसे ही चश्मा हटाता हूँ मैं नहीं देख पाता हूँ। ठीक वैसे ही ये भी है, मनोरोग में भी क्या है, अगर आप दवाई खा रहे हो तो आपके सिम्टम्स ठीक रहेंगे, आप दवाई नहीं खाओगे तो बढ़ जाएगा, लेकिन एक बार चश्मा लग गया तो हो सकता है उतरना असंभव है। लेकिन मनोरोग में कई बार ये होता है कि दवाई अगर आप नियमित खाएंगे, दवाई बंद होने की गुंजाइश बढ़ जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए आप लापरवाही मत करें। अब मैं आप वाले डॉक्टर को बोलूंगी डॉक्टर साहब क्या चश्मा दिए, जब लगाता हूँ तभी ठीक दिखाई देते हैं और जब मैं उतार देता हूँ तो मुझे दिखाई नहीं देता, ये वही बात है। चलिए एक चीज, अभी जैसे इंटरनेट का जमाना आ गया है और यूट्यूब है, और यूट्यूब सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी के रूप में आ गया है, व्हाट्सएप अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, इनके आने से आपके फील्ड पे और मरीज के बीच में कुछ अंतर दिखाई दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव? सर सोशल मीडिया या इंटरनेट को मैं दो तरह से बोलूंगा कि इसके भी एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। जी। एडवांटेजेस ये है सर कि मरीज के हाथ में मोबाइल है, अगर उनको कुछ भी सिम्टम्स लग रहा है तो वो स्वयं से पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद उनको लग रहा है तो अपॉइंटमेंट लेके तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जा रहे हैं, तो एडवांटेजेस तो है। कई बार ये सेल्फ ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं या अपने आप को ही टाइम देने लग जाते हैं कि नहीं ऐसा करने से ऐसा होगा, या कई बार ये चिकित्सक पे ही संदेह करने लग जाते हैं कि ये डॉक्टर सही दवाई लिखेगा कि नहीं। हाँ। ये और दवाई के साइड इफेक्ट्स को पहले पढ़ लेंगे, फिर वो बोलेंगे कि कहीं मैं दवाई खाऊंगा तो ये साइड इफेक्ट्स होगा क्या। तो जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि गूगल जो है या इंटरनेट जो है ये वास्ट ओशन की तरह है, विशाल महासागर है ये, तो उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें क्या आपको लेना आपको नहीं पता है, वो हम डॉक्टर्स को पता है कि इसमें कौन सा आपको साइड इफेक्ट्स आ सकता है, कौन सा नहीं आता है। तो साइड इफेक्ट से आपको घबराना नहीं है, आपको अपने चिकित्सक के ऊपर भरोसा करना है और वो जो भी दवा लिख रहे हैं आप उसको फॉलो करना है। तो आज हम बात कर रहे हैं मनोरोग के ऊपर में। मनोरोग बहुत वास्ट चैप्टर है और बड़ा ही बारीक चीज से समझने की चीज है, शायद यहाँ दवाई से ज्यादा आपसी बातचीत ज्यादा काम करती है। तो प्रोग्राम आप देखते रहिए लाइव कैंपस पे। तो उसके पहले मैं डॉक्टर साहब से थोड़ा सा उनके बारे में बात करूं, तो डॉक्टर श्रीकांत जी ये बताइए कि आपको ये विभाग चुनने की क्या पहले सोच कर रखे थे कि मुझे साइकेट्री की तरफ जाना था, पसंद होती है किसी की? जी बिल्कुल सर, मैं जब एमबीबीएस करने की ठानी थी तो हमारे टाइम में तो पीएमटी था, पीएमटी में लिमिटेड सीट्स थी बिल्कुल। लेकिन मैंने सर मेरा परिवर्तन इसलिए था, मैं पीएमटी में सेलेक्ट होने से पहले ही मुझे पता था कि मुझे मनोरोग में जाना है, क्योंकि मैंने अपने परिवार में कुछ ऐसे केसेस देखे थे और कुछ यंग ब्रिलियंट टैलेंटेड माइंड्स को मैंने देखा था कि वो जैसे 18-19 साल के हुए और उनके में असामान्य व्यवहार आना चालू हुआ, फिर वो बीमार पड़ने लगे। तो सेम जो जैसे गांव वाले फॉलो करते हैं वही उनके पेरेंट्स ने भी किया कि झाड़ फूक कराना, कई साल पूरा झाड़ फूक कराए, धीरे धीरे बीमारी बढ़ती चली गई। तो मेरे अंदर वो एक जिज्ञासा थी मन में कि मैं यार ये होता क्यों है, ये मनोरोग होता क्यों। उस समय तो हमारे टाइम में साइकियाट्रिस्ट भी कम थे, वो एक का दुक्का ही थे। तो जिज्ञासा थी कि ये ब्रांच ऐसे क्या है, ऐसा क्या हो जाता है कि एक अच्छा खासा व्यक्ति अचानक से जो बहुत टैलेंटेड था, सारे मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इतना पार्टिसिपेट करता था, अचानक कैसे हो गया, अचानक क्यों वो बीमार पड़ गया। तो वही एक उत्सुकता थी जिसके कारण मैं मनोरोग का चुनाव किया। इनफैक्ट मैं जब कॉलेज में था तो हॉस्टल में भी जो जूनियर्स हैं वो काफी आते थे मेरे पास काउंसलिंग कराने में। अच्छा। तो मैं उस समय से लोगों को समझा रहा हूं। काउंसलिंग आपका एक क्या बोलती है कि जन्मजात मिली हुई थी, बाइपास मिला हुआ था। जैसे जूनियर्स आते थे तो मैं चेन्नई से एमबीबीएस किया हूँ, तो चेन्नई में क्या हम जितने नॉर्थ इंडियंस आते थे तो हम बाहर से, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई पंजाब से,
तो हर कोई ना कोई होम सिक फील करता था, घर छोड़ के आते बिल्कुल। थे तो कोई पेरेंट्स को याद करता था, कोई भाई बहन को मिस, तो कई बार हमको, और पढ़ाई का प्रेशर इतना रहता था कि हमको थोड़ा सा उदासी तो आ ही जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। तो ऐसे में मेरे जूनियर्स ही आते थे, सर आप थोड़ा सा समझाइए ना कुछ बात। चलिए, इसमें हुआ आपने बात करी होम सिकनेस की, बड़ा अच्छा आपने बात कर ली और अपने कॉलेज लाइफ को आप याद कर रहे हैं। तो उससे आ रहा है कि आज के समय का एक दौर है, नीट क्वालिफाई करने के लिए, हमारे समय पीएमटी थी, अब तो नीट हो गई है, और काफी कथित प्रेशर बच्चों पे है। खैर हम लोग उतना प्रेशर नहीं देखे हैं, और उस प्रेशर में भी बच्चे बाहर भी पढ़ने जा रहे हैं। पिछले मैं कोटा की बात करूं, काफी जाते हैं यहाँ से, और कोटा का हाल ये कि हर साल 8 से 10 लोग सुसाइड कर जाते हैं। एक छोटा सा फिगर है हालांकि ये। ऐसे लोगों के लिए कुछ अगर आप सुझाव दे पाए, क्योंकि ये यहाँ से जाते हैं बाहर, मम्मी की उम्र होती है 16-17 साल की, वहां बच्चे पहुंचते हैं, होम सिकनेस आता है, फिर प्रेशर रहता है, डिप्रेशन। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपका विचार लूंगा। और बिल्कुल सर, अच्छी बात है कि ये तो बच्चों के फायदे के लिए है। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा सर कि अगर आप बच्चे को भेजना चाहते हैं, चाहे आईआईटी के लिए हो चाहे नीट के लिए हो, तो आप बच्चे को लगभग साल भर पहले से आप ग्रूमिंग करिए कि बेटा हम आपको डालने वाले हैं, ताकि बच्चा मेंटली प्रिपेयर रहे कि यस दिस इज माय लास्ट ईयर, ये मेरा आखिरी साल है घर में, इसके बाद मुझे अपने करियर बनाना। देखो कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है, जैसे हम छोटे बच्चों को भी देखते हैं, बेटा तू बदमाशी नहीं करेगा छोड़ेगा तो हम तुझे हॉस्टल में डाल देंगे, दैट इज रॉन्ग एटीट्यूड, वो गलत पेरेंटिंग है। तो कई बार बच्चों को लगता है कि मेरे को जो कोटा भेज रहे हैं वो कहीं पनिशमेंट तो नहीं है कि अपने से दूर तो नहीं करे। तो बच्चे का सबसे पहले तो पेरेंट्स को आंकलन करना चाहिए कि सिर्फ कोटा भेज देने से आपका बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा, है ना। आपको अपने बच्चे की प्रतिभा और कैपेबिलिटी पे मतलब एक वो होना चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए कि हाँ ये कुछ कर सकते हैं, तब तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए और वो ताकि सक्सीड कर जाए। बिल्कुल। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं ये उतना नहीं है और नहीं कर पाएगा, तो आप जबरदस्ती क्यों भेज रहे हैं? ठीक है, हर माँ बाप की अपनी इच्छा होती है। तो उसमें मैं ये कहूंगा सर कि आप 1 साल तक पहले ग्रूमिंग करिए बच्चों को कि हाँ बेटा हम इस साल आपको भेजेंगे, और पनिशमेंट के तौर पे नहीं भेज रहे हैं, आपको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। वी आर जस्ट वन फोन कॉल अवे फ्रॉम विथ यू। ये लाइन इनको जब छोड़ते वक्त तक होना चाहिए कि हम केवल आपसे एक कॉल दूर है। जिस दिन भी आपको लगे कि कुछ भी लग रहा है, कुछ भी गड़बड़ है, बस आप एक फोन करिए, हम पहुंच जाएंगे। सारा माता पिता डॉक्टर्स हो चाहे इंजीनियर्स हो चाहे प्रोफेशनल्स हो, इतनी वो तो रहनी चाहिए कि आप बोलोगे और हम पहुंच जाए, ताकि बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस इनबिल्ट रहे कि हाँ मुझे अगर कुछ हुआ तो मैं इसको कोप अप कर लूंगा। तो और कम्युनिकेशन बहुत तो एक्चुअली हम बच्चों से क्या होता है सर, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम घर में ही कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, है ना। तो आप अगर सीधा पेरेंट्स अगर सुबह चले गए ऑफिस के लिए, रात में आ रहे तब तक बच्चा सो गया क्योंकि उसको सुबह स्कूल जाना, आपने कम्युनिकेशन किया ही नहीं, तो बच्चे को कैसे विश्वास डेवलप होगा कि मैं जाऊंगा तो मेरे पेरेंट्स आ जाएंगे, बात करेंगे। बराबर है, सही बिल्कुल। या आप अपने लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि आपको यही नहीं पता कि मुझे अपने बच्चे से कब बात करनी, या आप बच्चा को कुछ जरूरी है, उसने फोन किया तो बोले मैं मीटिंग में हूँ या मैं बिजी हूँ। आपने बिजी बोल दिया, लेकिन आपने क्या कॉल बैक किया? तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इश्यूज हैं सर। मतलब सिर्फ कोटा जाना ही वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप वहाँ पर कैसे रख रहे हैं, कैसे कर। और इसमें मैं डाइट को भी जिम्मेदार मानूंगा सर, क्योंकि आप बाहर छोड़ते हैं तो आपका डाइट जो है वो हॉस्टल का रहता है, और पढ़ने वाले बच्चों के लिए खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भाई खाना ही तो है, तो रॉ मटेरियल। अगर अब वो बच्चा खाना ही नहीं खाएगा या बाहर का खाना उसको पसंद नहीं आ रहा है, तो उसको डिजायर्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स बनेंगे नहीं, तो वो और ज्यादा चिड़चिड़ापन या बिल्कुल गलत चीजें आएंगी। तो आप जुड़े रहिए लाइव कैंपस में, और हमारी बातचीत से आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे। आप अपने प्रश्नों को लिख के भेजते रहिए। डॉक्टर शशिकांत राजपूत जी हमारे बीच में आते रहेंगे और आपके कई प्रश्नों का समाधान हम यहाँ से देने की कोशिश करते रहेंगे। तो टॉपिक हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे कवर हो जाए जो आने वाले समय में मार्गदर्शन हो जाए कि आप लोग को क्या क्या प्रश्न हो सकता है। कई बार लोग समझ में नहीं आता कि हमें कुछ बीमारी है या नहीं है, और मानसिक बीमारी यानी मन को समझना इतना आसान नहीं है।